इनके जनरली आपके रोल्स क्या हो जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले, क्योंकि आपको ब्लड के अंदर से आपके काफी बढ़िया क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं. सो दीज आर द थिंग विच हमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, वी हैव टू पे अटेंशन टू, राइट. अगर आपको लगे कि क्लास फास्ट जा रही है देन प्लीज इंटरप्ट करके बता देना कि सर क्लास फास्ट जा रही है, देन मैं उसे स्लो कर दूंगा. हाँ जी प्रीति, गुड इवनिंग. सो दिस इज समथिंग वी हैव डन, राइट. तो चलिए इस स्लाइड पे हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं. ये स्लाइड हमने देखी थी कल, और स्लाइड के अंदर हमने कुछ कंटेंट देखा था. एनीमिया के बारे में मैंने बात किया था कि आपका लॉस ऑफ आरबीसी जब होता है ब्लड के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी एनीमिया. आपके आरबीसी की डेथ कई रीजन से हो सकती है. कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिससे हो सकती है, या कोई और कंडीशन हो सकता है जिससे आरबीसी की डेथ हो रही हो. सम टाइम ब्लड लॉस अगर आपका होता है देन ऑल्सो यू कैन से यू आर सफरिंग विद एनीमिया, राइट. विटामिन B12 और आयरन बहुत ही जरूरी होता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, याद रखिएगा आप लोग. विटामिन B12 एंड आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आरबीसी फॉर्मेशन. तो ये हम देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर. डब्ल्यूज के बारे में बात किया था. दो कैटेगरी आपके आ जाती है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपको साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे. इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं. अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपको ऐसे कोई ग्रैन्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है. फिर हमने बात किया था मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में. ये दोनों बनते हैं आर अ पार्ट ऑफ माय अग्रैन्युलोसाइट्स. मोनोसाइट आपका कन्वर्ट होगा इनटू मैक्रोफेजेस. और आपको क्या लगता है ये कन्वर्जन कब होता होगा? व्हेन द मोनोसाइट सोचता होगा कि अब मुझे कन्वर्ट होना है मैक्रोफेज के अंदर, कब होता होगा ये? जब फॉरेन बॉडी एंटर करता है, राइट. कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन पैथोजन मेरे बॉडी के अंदर आता है, वो टाइम पे मेरे मोनोसाइट जो यहाँ पे है वो मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू योर मैक्रोफेजेस एंड दे विल कैरी आउट समथिंग नोन एज योर फैगोसाइटोसिस. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. और लिम्फोसाइट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, इसमें आपके दो टर्म्स आपको याद रखने हैं. एक आपका होता है टी सेल्स, एक होता है आपके यहाँ पे बी सेल्स. और ये दोनों जो आपके यहाँ पे होंगे ये काफी एक्टिव होते हैं टू गिव अ इम्यून रिस्पॉन्स. कोई भी आपकी बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन आता है तो ये लोग बड़े एक्टिव होते हैं. दे आर वेरी एक्टिव टू गिव यू द इम्यून रिस्पॉन्स. तो आपकी जो इम्यूनिटी है ओवरऑल उसके लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. और इनके अंदर ही आपको मिलते हैं आपके कुछ मेमोरी सेल्स जिनका काम होता है मेमोराइज करके रखना पैथोजन को. जिनका काम होता है पैथोजन को मेमोराइज करके रखना, ताकि अगर वो कभी फ्यूचर में वापस आए तो उसे आप फटाफट किल कर सको, ठीक है. तो ये हमने कल की क्लास में लिखा था. तो लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन होता है ना वो काफी अलग होता है. लाइक दे कैन हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ डेज, दे कैन हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मंथ्स, और कुछ तो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन चलता है काफी सालों तक. तो ऐसा नहीं बोल सकता कि इनका लाइफ स्पैन कुछ ऐसे 5 दिन होता है, कुछ का 5 दिन होगा. कुछ लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन महीनों तक होता है, कुछ का होता है काफी सारे सालों तक, जैसे आपके मेमोरी सेल्स हो गए. दे विल बी लिविंग इन योर बॉडी फॉर सेवरल ईयर्स. सो दैट इज योर लिम्फोसाइट्स, राइट. तो हमने यहाँ पे हमारा देख लिया, यहाँ पे अग्रेनुलोसाइट्स हमने यहाँ पे हमारे देख लिया. अब हमें क्या करना है, हमें अटेंशन देना है हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स के ऊपर. नाउ वी हैव टू पे अटेंशन टू योर ग्रैन्युलोसाइट्स. तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो जब हम बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे द वेरी फर्स्ट ग्रैन्युलोसाइट इज गोइंग टू बी योर इओसिनोफिल. ये आपका सबसे पहले आपका ग्रैन्युलोसाइट्स आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज माय इओसिनोफिल. अब अगर आप ये ग्रैन्युलोसाइट्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे इओसिनोफिल को, तो आपको ये इसका न्यूक्लियस आप देखो. न्यूक्लियस आपका यहाँ पे होगा 2 लोब. यू विल हैव 2 लोब्ड न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस जो आपका यहाँ पे होता है इट इज गोइंग टू बी 2 लोब न्यूक्लियस. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. अब ये जो मेरे ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ये जो मेरे इओसिनोफिल जो मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे, इनको मैं स्टेन कर सकता हूं. इनको मैं स्टेन कर सकता हूं यूजिंग द एसिडिक स्टेन. आई कैन यूज द एसिडिक स्टेन. और एसिडिक स्टेन यूज करके मैं इनको स्टेन कर सकता हूं, मैं इनको ऑब्जर्व कर सकता हूं. तो एसिडिक स्टेन का मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख सकता हूं, यहाँ पे समथिंग लाइक योर इओसिन. सो इओसिन इज एन एग्जांपल ऑफ योर एसिडिक स्टेन, और इसको यूज करके मैं कई सारे मेरे इओसिनोफिल्स को ऑब्जर्व कर सकता हूं स्लाइड के ऊपर. तो याद रखना ये लोग कौन सा स्टेन रिटेन करते हैं, दे रिटेन द एसिडिक स्टेन, जिसका नाम यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे एज अ इओसिन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब इनका काम क्या होता है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले, कि मेरे जो इओसिनोफिल यहाँ पे है इनका काम क्या होगा, ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है. तो अगर मैं इनका फंक्शन देखने लगता हूं देन मुझे पता चलता है कि इओसिनोफिल विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन के दौरान इन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है.
याद रखना, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. एलर्जिक रिएक्शन के दौरान ये लोग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसके बाद इवन दे हैव अ इंपॉर्टेंट रोल कभी अगर बॉडी में होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन. कभी अगर आपके बॉडी में होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इवन देन आपके जो इओसिनोफिल्स होते हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपके बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट आ गया, कोई प्लाज्मोडियम आ गया या कोई दूसरा पैरासाइट आपके बॉडी में आ गया, तो वो टाइम पे ये लोग काफी एक्टिव हो जाएंगे. ये लोग काफी एक्टिव हो जाएंगे टू गिव यू द स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स. सो याद रखना इओसिनोफिल के दो काम यहाँ पे होते हैं. एक आपका होता है इट विल प्ले अ रोल ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, और दूसरा इसका इवन काम होता है ड्यूरिंग द पैरासाइटिक इन्फेक्शन. अगर कोई बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है देन वो टाइम पे भी इन्होंने अपना काम करना है, राइट. सो दीज आर द रोल्स ऑफ योर इओसिनोफिल्स. कभी अगर आपको आपके स्लाइड के ऊपर इओसिनोफिल देखना होगा ना, आपकी जो स्लाइड आप बनाओगे लैब के अंदर, तो उसका न्यूक्लियस देखना. उसका न्यूक्लियस ऐसा ही होता है, 2 लोब्स का उसका न्यूक्लियस होता है, और आपको ये न्यूक्लियस दिख जाता है देन यू विल से कि ये मेरा है यहाँ पे इओसिनोफिल. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. और ये जो मैंने येलो येलो यहाँ पे बनाए हैं ये दीज आर नथिंग बट माय ग्रैन्यूल्स. ये है मेरे यहाँ पे ग्रैन्यूल्स. दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर ग्रैन्यूल्स. ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स आपको यहाँ पे काफी दिख जाएंगे. सो इतना आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माय इओसिनोफिल्स. इसको मैं स्टेन कर सकता हूँ, और स्टेन करने के लिए जो मैं इसे यहाँ पे यूज करूंगा वो मेरा होगा एसिडिक स्टेन. एसिडिक स्टेन यूज करके इसको मैं स्टेन कर सकता हूँ, एंड दैट स्टेन इज कॉल्ड एज माय इओसिन. ठीक है, और इसको स्टेन करने के बाद आई कैन ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप. बिल्कुल दिखेंगे मुझे ये, एंड दीज आर माय इओसिनोफिल्स. सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं. 3 सेल्स आते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर. पहला आपका यहाँ पे हो गया आपका इओसिन. क्या इओसिन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये है मेरा यहाँ पे इओसिन. अब आपका जो दूसरा सेल है यहाँ पे विद इन द ग्रैन्युलोसाइट इज माय बेसोफिल. अब बेसोफिल जब भी आपके सामने टर्म आएगा याद रखना दे आर लीस्ट इन नंबर. दे आर लीस्ट इन नंबर. मतलब सारे WBC में अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा ना, सारे अगर WBC को मैं ऑब्जर्व करता हूं तो सबसे कम मुझे मिलेगा मेरे बेसोफिल. सो दे आर गोइंग टू बी लीस्ट इन नंबर. सबसे कम जो मुझे मिलते हैं ब्लड के अंदर दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर बेसोफिल. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनका नंबर बहुत कम होता है. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आप इसका न्यूक्लियस देखते हो, क्या लग रहा है न्यूक्लियस कितने लोब वाला है? 3. राइट, बहुत बढ़िया. दिस इज गोइंग टू बी हैविंग द 3 लोब्ड न्यूक्लियस. अच्छा, अभी तक स्कूल में आपने स्लाइड नहीं बनाई ना ब्लड की अभी तक? बना दी. किसी ने बना दी, किसी ने तो बना दी. बेटा देखे थे ये कुछ सेल्स देखे थे? WBC देखे थे आपने? Yes, sir. बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. वेरी गुड. सो यू विल फाइंड 3 लोब, और जिन्होंने नहीं बनाई वो होपफुली फ्यूचर में बनाएंगे. सो 3 लोब न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. सेकंड थिंग आपको याद रखनी है यहाँ पे कि इसका काम क्या होता है. ओके, इसको हम स्टेन कर सकते हैं विद द बेसिक स्टेन. इसको मैंने स्टेन करना है यूजिंग द बेसिक स्टेन. सो बेसिक स्टेन यूज करके मैं इनको स्टेन कर सकता हूं, और जो बेसिक स्टेन मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो मेरा होगा यहाँ पे मिथिलिन ब्लू. मिथिलिन ब्लू. So, मिथिलिन ब्लू यूज करके, हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, टू ऑल ऑफ यू जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं. सो मिथिलिन ब्लू में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इनको स्टेन करने के लिए, तो उससे वो लोग कलर डेवलप करेंगे और आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो. तो याद रखना यहाँ पे जो आप स्टेन यूज करते हो आप बेसिक स्टेन यूज करते हो, इसलिए इनका नाम बेसोफिल है. ठीक है, अब इनका रोल हम देखते हैं. इनका रोल यहाँ पे क्या होता है. दे आर नोन टू फॉर्म और दे आर नोन टू सिक्रीट समथिंग लाइक योर हिस्टामाइन. ये हिस्टामाइन यहाँ पे रिलीज करते हैं. दे आर ऑल्सो नोन टू रिलीज सेरोटोनिन. ये भी इन्होंने रिलीज करना है, और ये थोड़ा सा हिपेरिन भी रिलीज कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ हिपेरिन एज वेल. तो इतना आप पहले यहाँ पे याद रखिए कि आपके जो बेसोफिल यहाँ पे होते हैं दे आर नोन टू रिलीज नंबर ऑफ थिंग्स. ये हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन ये रिलीज कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट बेसोफिल इज नोन फॉर. आपको इतना इसके बारे में याद रखना है. Yes, sir. इनका जो नंबर रहेगा वो सबसे कम रहेगा. अगर मैं आपके सामने सारी WBC निकाल के रख दूं ना आपके
सामने एक प्लेट के अंदर, इनका नंबर सबसे कम रहता है ओवरऑल सारे WBC के कंपेयर में, दे आर लीस्ट इन नंबर। तो ये भी याद रखना, लीस्ट इन नंबर, ये क्वेश्चन आते हैं। बोलिए बेटा बोलिए। सस्टेन करना। स्टेन करना मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अपने उंगली में से ब्लड निकालते हो, उसे स्लाइड पे डालते हो। अब ब्लड में है क्या, आरबीसी जो रेड कलर का होता है तो वो तो दिख जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती, वो दिख जाता है। आपके जो WBC होते हैं ना सारे के सारे, वो होते हैं व्हाइट, दे आर कलरलेस, बेसिकली दे वुड बी कलरलेस। तो अगर मुझे उन्हें ऑब्जर्व करना है तो मुझे कुछ डालना पड़ता है आपके स्लाइड के ऊपर, कुछ मुझे एडिशनल कलर डालना पड़ता है मेरे स्लाइड के ऊपर, तभी मैं उन्हें ऑब्जर्व कर पाऊंगा। उसे हम कहते हैं स्टेनिंग, उसे हम कहते हैं स्टेनिंग। सो जैसे कि आपने शायद यूज किया होगा फिनोप्थेलिन, आपने यूज किया होगा स्टेन करने के लिए कई बार अपने लैब के अंदर, या सैफ्रनिन आप यूज करते हो। सैफ्रनिन एक आपका स्टेन होता है, पिंक कलर का होता है, जो आप यूज करते हो जब आप प्लांट सेल को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तो स्टेन जो आपके होते हैं ये कुछ कलर सॉल्यूशन होते हैं, ये आप डालते हो, और इनको डालने के बाद आप अपने सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर मुझे बेसोफिल को ऑब्जर्व करना है तो मैं डालूंगा मिथिलिन ब्लू, और जैसे मैं मिथिलिन ब्लू डालूंगा तो मेरे जो बेसोफिल होंगे वो कलर रिटेन कर लेंगे, वो ये कलर को ले लेंगे, एंड देन आई कैन सी कि अच्छा ये तो मेरे बेसोफिल है जो 4-5 ही है। उसी तरीके से मैं कर सकता हूँ मेरे इओसिनोफिल के लिए, यहाँ पे मैं जो स्टेन यूज कर रहा हूँ दैट्स माय इओसिन। तो जैसे मैं ये डालूंगा तो वो स्टेन वो ले लेगा, एंड देन यू कैन सी योर इओसिन सेल्स आप वहां पे देखने, इओसिनोफिल्स आप वहां पे दिख जाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये होता है आपका स्टेन, और ये होता है आपका प्रोसेस जो हम यहाँ पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर स्टेनिंग। ठीक है, पता चल गया आपको ये वाला पार्ट, स्टेनिंग वाला पार्ट। यस नाउ न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हो तो इतना याद रखना इसके बारे में, क्या रिलीज कर रहा है ये, कितना नंबर है इसका, एंड 3 लोब न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड द थर्ड वन इज गोइंग टू बी माय न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स के बारे में पहली चीज याद रखना आप यहाँ पे, दे आर द मोस्ट एबंडेंट WBC, दे आर मोस्ट एबंडेंट WBC। सबसे ज्यादा आपको यही मिलेंगे आपके, अगर WBC में काउंट करोगे तो सबसे ज्यादा अमाउंट आपको इनका ही मिलता है न्यूट्रोफिल्स का। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इनका काम करने का तरीका, ये उसी तरीके से काम करते हैं या उसी तरीके से एनगल्फ करते हैं जैसे आपका मैक्रोफेज किया करता था। तो न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो कैरी आउट फैगोसाइटोसिस, दे ऑल्सो कैरी आउट फैगोसाइटोसिस। तो ये याद रखना है। तो कई बार आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन से मेरे 2 सेल होते हैं जो करते हैं फैगोसाइटोसिस, ये नीट में पहले भी आ चुका है, कौन से मेरे 2 सेल होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, तो याद रखना न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द वन व्हिच कैरी आउट योर फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये कोई भी स्टेन नहीं लेते हैं, इनमें आप कोई भी कलर डाल लो ये वो कलर को रिटेन नहीं करते, इसलिए यू कॉल देम एज न्यूट्रोफिल्स, ये कोई भी स्टेन को नहीं लेते, राइट। क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, होता क्या है ना, मैं बताता हूँ होता क्या उसके अंदर, डिक्टो रिपीट नहीं होता, लेकिन उसको ही थोड़ा वो लोग घुमा के पूछ लेते हैं, उसी चीज को वो लोग थोड़ा सा टर्न और ट्विस्ट करेंगे और उसको उसी कॉन्सेप्ट के बेस वो लोग आपको पूछ लेंगे, राइट। जैसे कि आपने लास्ट उन्होंने पूछा कि यार आपके फैगोसाइटोसिस कौन करता है, और वो आपने उन्होंने आपको ऑप्शन देके रखे हुए यहाँ पे, राइट। नाउ दे विल आस्क यू इन अ डिफरेंट वे, वो आपको वही क्वेश्चन पूछेंगे एसर्शन रीजन के फॉर्म के अंदर। पहला स्टेटमेंट होगा न्यूट्रोफिल्स कैरी आउट फैगोसाइटोसिस, दूसरा स्टेटमेंट आपका होगा मोनोसाइट कैरी आउट मोनोसाइट रिलीज सम टॉक्सिक सब्सटेंस टू किल द सेल। तो उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट के बेस आपका एसर्शन और रीजन बना के आपसे पूछ लिया। सो दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंस। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो आपका पोर्शन है ब्लड वाला, इसमें से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे वाले। सो या सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, यस सर। सो ये आपका यहाँ पे हो गया फैगोसाइटोसिस, ये लोग कर देते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है अबाउट द न्यूट्रोफिल्स। अब याद रखना कि ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपके 3 टाइप के सेल्स हमने पढ़े हैं यहाँ तक। सो जब हमने ग्रैन्युलोसाइट्स पढ़ना चालू किया था, सो ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपको 3 ये सेल्स याद रखने हैं। वन इज योर इओसिनोफिल, दूसरा आपका यहाँ पे होगा बेसोफिल, और तीसरा आपका यहाँ पे होता है आपका न्यूट्रोफिल। और याद रखना इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी माय न्यूट्रोफिल्स। सो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मिलता है, मोस्ट एबंडेंट इज गोइंग टू बी योर न्यूट्रोफिल्स। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि मोस्ट एबंडेंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम जो मिलेगा मुझे दैट इज गोइंग टू बी माय बेसोफिल,
ओवरऑल सारे डब्ल्यूसी के अंदर सबसे कम जो मिलेगा दैट्स माय बेसोफिल, ठीक है। और दो मेरे दो सेल है जो करते हैं मेरा फैगोसाइटोसिस, उनका नाम होगा हमारा यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स एंड योर मोनोसाइट्स, ये दोनों करते हैं आपके यहाँ पे फैगोसाइटोसिस। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दीज आर द 3 सेल्स ऑफ माय ग्रैन्युलोसाइट्स, ये मेरे ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 सेल यहाँ पे हमने देख लिए। अग्रैन्युलोसाइट के तो 2 सेल हमने पहले यहाँ पे देख लिए थे, लिम्फोसाइट्स एंड योर मोनोसाइट्स। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। अब यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं, डब्ल्यूसी का ओवरऑल कैरेक्टर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। दे कैन बी कॉमनली कॉल्ड एज अ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये आपके होते हैं कलरलेस, ये हम जानते हैं। इनका नंबर रहेगा 6 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इन ब्लड, राइट। तो नंबर काफी कम होता है इनका, 6,000 से लेके 8,000 तक। तो आरबीसी से तो काफी कम है ये, पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको इतना नंबर मिल जाता है। न्यूक्लियस बिल्कुल इसमें दिख जाएगा आपको। अब न्यूक्लियस होता क्या ना, न्यूक्लियस काफी मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता, काफी उसका शेप उल्टा सीधा होता है, बट न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एवरेज लाइफ स्पैन यहाँ पे निकाला है 3 to 10 डेज का, 3 to 4 डेज का, राइट। ये आप याद रखना कि एवरेज लाइफ स्पैन इसका ज्यादा नहीं होता, पूरा एवरेज मतलब सबका मिक्स करके लोग निकाल लिया। हाँ, लिम्फोसाइट्स का काफी ज्यादा होता है, बट जनरली यू विल फाइंड कि एवरेज लाइफ स्पैन इज गोइंग टू बी अराउंड 3 to 4 डेज ओवरऑल सेल्स का। मेजॉरिटी ऑफ टू टाइप, मेजरली आउट ऑफ टू टाइप, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो याद रखिएगा डब्ल्यूसी का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, याद रखना। दे विल बी प्लेइंग अ रोल इन योर डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म में इनका काम आता है। सो बेसिकली ये आपके सेल्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी फॉरेन पैथोजन से। कोई भी फॉरेन पैथोजन, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर अंदर आता है तो उससे बचाने के लिए आपके डब्ल्यूबीसी फटाफट दौड़ के आगे आएंगे। दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल प्रोटेक्ट यू। तो इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, दे विल हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है डब्ल्यूबीसी का रोल क्या होता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. राइट। नाउ आफ्टर दिस ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे स्लाइड देख रहे हैं। स्लाइड को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला सेल कौन सा है? क्या लग रहा है आपको, ये कौन सा व्हाइट डब्ल्यूसी आपको लग रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियस को देखो आप, न्यूक्लियस को। बेसोफिल। दो लोब है यहाँ पे, 2 लोब्स आपको दिख रहे हैं, 2 लोब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? इओसिनोफिल। अगर 2 लोब है यहाँ पे आपके, सो दैट इज माय इओसिनोफिल, ठीक है। बाकी सब तो यहाँ पे आरबीसी, और ये भी आपके अलग अलग टाइप के यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाउ तो ये हमने कुछ ट्रेट्स देखे थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सबको यहाँ पे। इसको फटाफट में एक बार देख लेता हूँ। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पे, राइट। फैगोसाइटोसिस ये करेंगे। बेसोफिल आर लीस्ट इन नंबर, इन्होंने सिक्रेट करना आपका हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। इओसिनोफिल्स आपका इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं एंड देर ऑल्सो एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शन। मोनोसाइट्स जो आपके यहाँ पे रहेंगे, इनका काम होता है वापस कैरी आउट करना फैगोसाइटोसिस। और लिम्फोसाइट्स जो आपके होते हैं वो हमने देखा था, यू हैव अ टी सेल्स एंड बी सेल्स, और ये इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखना ये सारे सेल्स बहुत ही कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि आपको बचाया जा सके कोई भी इंफेक्शन से। अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक चीज, व्हाट इज नोन एज माय टीएलसी। टीएलसी स्टैंड फॉर योर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये होता है आपके यहाँ पे टीएलसी। अब एक चीज याद रखो कि आपके बॉडी में टीएलसी का अमाउंट या ल्यूकोसाइट का अमाउंट कब बढ़ेगा? अगर आपके बॉडी में होता है कोई इन्फेक्शन, समझो कोई बाहर से पैथोजन अगर आप बॉडी में आ गया, अगर आपका इन्फेक्शन होता है आपको, तो इन्फेक्शन के दौरान आपका जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो आपके यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। सो योर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर हियर, याद रखना। तो आपका जो नंबर यहाँ पे है ना 6,000 से 8,000 जितना, ये आपका बढ़ेगा, ये आपका बिल्कुल इंक्रीज होगा एंड इट कैन गो अराउंड लाइक 10,000 जितना ये जा सकता है अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो, राइट। दैट इज अ नॉर्मल थिंग, या हम सबके अंदर होता है। कोई हम बीमार होते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया आता है, देन इनका नंबर बढ़ेगा। और नंबर बढ़ाने का रीजन ये ताकि आप उसे जाके डील कर सको। यू कैन एक्चुअली गो आउट देयर एंड यू कैन डील विद दैट कंडीशन, इसलिए नंबर बढ़ता है, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। अगर आपको
अपने WBC का नंबर हद से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है, इफ यू हैव अ एबनॉर्मल वेरी हाई नंबर ऑफ WBC, then you might be suffering with something known as my leukemia. Then there may be a reason that the person might be suffering with the leukemia. Leukemia को simple terms में क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे? Anyone remember this? ब्लड कैंसर। हाँ जी, ये आपका है, आपका यहाँ पे ब्लड कैंसर. This is your blood cancer. अब ब्लड कैंसर में क्या होता है, ल्यूकेमिया में क्या होता है ना कि आपके WBC का अमाउंट बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है आपके बॉडी के अंदर. मतलब इन्फेक्शन नहीं आपको, तब भी आपको अमाउंट ज्यादा मिल रहा है WBC का, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग. तो समझो अगर आपके बॉडी के अंदर आपको मिल रहा है 15,000 WBC पर क्यूबिक मिलीमीटर, देन दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा है और इतना होना नहीं चाहिए. देन हो सकता है दैट अ पर्सन माइट बी पॉसिबली सफरिंग विद ल्यूकेमिया. So that is nothing but by blood cancer. तो याद रखना, blood cancer is nothing but by when you have a very high amount of WBC. When you have a very high amount of WBC in the blood, then you can find that possibly the person is suffering with leukemia. और उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है, कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत अलग होती है, जिसको हम अभी नहीं देखेंगे, बट यस यू विल फाइंड ट्रीटमेंट जिसके आप इनिशिएट कर सकते हो. डिपेंड्स कि कौन से स्टेज पे आपने डिटेक्ट किया, इवन दैट मैटर्स. ओके, याद रखना आपका जो शेप होता है आपके WBC का, वो या फिर आपके राउंड रहेंगे या फिर आपके इरेगुलर शेप वाले आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो इधर दे आर राउंड और दे आर इरेगुलर इन शेप. कुछ ऐसा शेप वाले भी आपको WBC आपको मिल जाता है. अब होता क्या है कि इनके ये शेप का फायदा क्या होता है, दे कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज. याद रखना, ये छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में से भी आराम से बाईपास हो सकते हैं, क्योंकि इनका शेप काफी लाइक इरेगुलर होता है. सो यू कैन फाइंड कि आपके WBCs स्मॉल कैपिलरीज में से भी काफी इजीली पास हो सकते हैं. ये उनको करना पड़ता है कई बार, अगर उन्हें कई बार कई दूर के टिश्यू में जाना होता. तो याद रखना, दे कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज. ये इनका एक इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है, ये छोटे छोटे कैपिलरीज में से भी घुस के निकल सकते हैं. तो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो याद रखना कि आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपका बढ़ सकता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जो नॉर्मल चीज है. इन्फेक्शन ठीक होने के बाद वो आपको वापस नॉर्मल आ जाएगा. लेकिन अगर आपकी बॉडी में बिना इन्फेक्शन के अगर आपको WBC का काउंट ज्यादा मिल जाए, देन दैट मींस कुछ और ही है आपकी बॉडी के अंदर. दैट कैन बी पोटेंशियली अ कंडीशन ऑफ योर ल्यूकेमिया. ठीक है, दैट्स योर ब्लड कैंसर. और होता क्या है ना कि आपके WBC का नंबर तो ज्यादा होता है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे होते. मतलब ऐसा मत सोचो कि अगर किसी को कैंसर है तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं होता. दे आर नॉन फंक्शनल. उनका नंबर तो ज्यादा है बट वो फंक्शन से कर नहीं रहे. सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी हैपनिंग इन द ल्यूकेमिया. ठीक है, सो दैट इज योर ब्लड कैपिलरीज, राउंड एंड इरेगुलर शेप. याद रखना होता है WBC का, एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. सो यहाँ पे आपका WBC वाला पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है. सो WBC ओवर हियर गेट्स कंप्लीटेड. अब हमने चालू करना है हमारे यहाँ पे समथिंग नोन एज माय थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम इवन कॉमनली कहते हैं. थ्रोम्बोसाइट्स को कॉमनली और क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स। ऑल्सो नोन एज योर प्लेटलेट्स. काम क्या होता है प्लेटलेट्स का, बता दो. काम क्या होता है, रोल क्या होता है इनका? सर जहाँ पे कट लगता है वहाँ पे कोगुलेशन ऑफ ब्लड. राइट, तो जहाँ पे कट लगता है वहां पे आके उस ब्लीडिंग को वो लोग रोकते हैं. राइट, सो आई कैन से either I can say coagulation of blood, या आप टर्म यूज कर सकते हो. You can, they are known for the coagulation of blood, that's one thing. Or you can also say they play a role in the clotting of blood. They play a role in the clotting of blood. तो अगर आपको कहीं पे इंजरी होती है, अगर आपको कहीं पे कट लग जाता है, अगर खून वहां से बाहर निकल जाए, तो वहां पे प्लेटलेट्स दौड़ दौड़ के आएंगे और उस एरिया को सील करेंगे, ताकि आपका ब्लड का नुकसान या ब्लड का लॉस ज्यादा ना हो. अगर आपको एक शार्प नाइफ से अगर आपको छोटा सा कट लगता है ना, देन 2-4 मिनट के अंदर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी अपने आप, बिकॉज ऑफ योर प्लेटलेट्स. ये फटाफट वहां पे आएंगे, उस एरिया को रोक देंगे, वहां से ब्लीडिंग होते हुए उस एरिया को वो लोग लाइक सील कर देंगे, एंड दे विल एंश्योर दैट ब्लड इज नॉट ओजिंग आउट. सो दैट इज गोइंग टू बी अ रोल ऑफ योर प्लेटलेट्स. ये होगा आपका रोल आपके प्लेटलेट्स का. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दे आर सर अगर किसी की बोलिए. सर अगर किसी को ज्यादा लग गई, बाय चांस किसी की हाथ या टांग कट गया, फिर नहीं, उस टाइम पे प्लेटलेट कुछ नहीं करेंगे. हाँ, तो यहाँ पे डेप्थ मैटर करता है. समझो आपने चाकू काफी डेप्थ तक घुसा दिया, राइट, अपने फ्रेंड के अंदर. सो यू हैव अ वेरी लार्ज वुंड. तो वो टाइम पे आप होप नहीं कर सकते कि भाई हो जाएगा 15 मिनट में प्लेटलेट बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा. फिर देन यू हैव टू गो फॉर मेडिकल अटेंशन. तो डेप्थ मैटर करता है, कट का डेप्थ मैटर करता है. ठीक है, तो को मिल सकते हैं. मतलब बोलो बेटा, बोलो क्या करे हो आप?
सर WBC कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? व्हाइट ब्लड सेल मतलब सर शरीर में सिर्फ हम कहीं कट लगता है तो वहां पे लाल ही आता है, तो हाँ तो आपको तो लाल दिखेगा ना, नेकेड ऐसे तो सेल्स है वो, आपको तो लाल ही दिखना है सब कुछ। आप मतलब सर ये कहाँ पे दिख सकते हैं हमें ज्यादातर अगर देख? ज्यादातर ज्यादातर कहाँ पे दिख सकते हैं? देखो ब्लड में आपको हमेशा आपको डब्ल्यूसी आपको मिलेंगे। आप कभी भी आपका कहीं से भी अगर आप ब्लड निकालते हो ना, तो उसके अंदर आपको डब्ल्यूसी आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट। उसके अलावा अगर देखा जाए आपको सिर्फ डब्ल्यूसी बहुत सारे देखने हो, तो आप लिम्फ निकाल सकते हो। आपके बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसको अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको अगर आप निकालते हो, देन यू कैन फाइंड कि वहां पे आपको डब्ल्यूसी बहुत ज्यादा मिलता है, वहां पे आरबीसी नहीं मिलता है। बट ब्लड के अंदर आप ब्लड का एक सैंपल निकालो, उसे ऑब्जर्व करो आप अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल फाइंड डब्ल्यूबीसी भी आपको दिखेगा, और थोड़ा और अच्छा माइक्रोस्कोप यूज करेगा तो आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज भी आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है। सर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में सेम ही क्वांटिटी होगी दोनों में ही? हाँ हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं होता, राइट। उसमें डब्ल्यूसी का कोई फर्क नहीं होता, उसमें आपका क्वांटिटी वहाँ पे सेम रहता है। यस, दैट वोंट चेंज, आपको वहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है। अब याद रखना कि हाँ, तो डेप्थ मैटर करता है, कट का डेप्थ मैटर करेगा आपके ब्लीडिंग के लिए। अगर ज्यादा डेप्थ है देन यू विल नीड अ मेडिकल अटेंशन, राइट। क्योंकि अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो गया ना, देन दैट क्रिएट्स अ कंडीशन ऑफ हेमरेज, और वहां पे डेथ, इट कैन बी फेटल। ओके, सो यस, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि एक ये जो प्लेटलेट्स काम करते हैं अपना, बट एक सर्टेन कट तक करेंगे, बट उसके बाद अगर ज्यादा डीप वुंड है देन यू नीड सम अटेंशन ओवर देयर, राइट। आफ्टर दैट, सो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि इनका यहाँ पे काम क्या होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ दे आर सेल फ्रेगमेंट्स रादर देन ट्रू सेल। सो बेसिकली आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो आपके सेल नहीं होते, वो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। देखा जाए तो दे आर एक्चुअली सम ऑफ द सेल फ्रेगमेंट्स रादर देन द ट्रू सेल। इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, दे वोंट हैव अ न्यूक्लियस, सो दे आर Yes, sir. फ्लैट एंड नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स। बताइए बेटा क्या कह रहे हो आप, बोलिए। कुछ नहीं कह रहे। सो दे आर फ्लैट एंड दे आर गोइंग टू बी नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स। ठीक है। और ये आपके रहते हैं यहाँ पे कलरलेस, इनका भी यहाँ पे कोई कलर नहीं होता, दे वोंट हैव एनी काइंड ऑफ कलर ओवर हियर। इनका जो काउंट रहेगा वो रहेगा अराउंड लाइक 1.5 लाख या 1,50,000 से लेके लाइक 3 लाख तक इनका काउंट रहता है रफली, मतलब 1,50,000 से लेके तो काउंट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 3 लाख तक इनका काउंट आपको मिल जाता है। दैट इज अ रफ आइडिया आई एम गिविंग यू ओवर, दैट इज अ काउंट यू विल गेट टू सी। तो ये आपके डब्ल्यूबीसी से तो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन आपके आरबीसी से ये थोड़े कम होते हैं। सो दैट इज अ काउंट यू विल गेट टू सी पर क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, तो ये काफी ज्यादा होता है। अब एक चीज याद रखना, अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं है, या कोई पर्सन है जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम है, देन अगर उसे कट लगा देन वो उसकी ब्लीडिंग ज्यादा होगी, उसकी ब्लीडिंग वहां पे रुकेगी नहीं। तो अगर उस पर्सन के अंदर थोड़ा सा भी अगर कट लगता है जिसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं है, देन वहां से इतना खून निकलेगा दैट इट बिकम्स फेटल, दैट कंडीशन कैन बिकम वेरी फेटल। तो ऐसे पर्सन को डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। ऐसे पर्सन को अगर छोटा सा भी कट लग गया ना, अगर छोटा सा भी छुरी का कट लग गया या इवन कोई और चीज अगर कट लग जाता है, देन द पर्सन हैज टू रश टू द हॉस्पिटल, क्योंकि वहां से ब्लीडिंग हो जाएगी कि वो फेटल हो जाता है वो कंडीशन, जिनके अंदर के साथ थ्रोम्बोसाइट नहीं होते हैं। बताइए बेटा बताइए। सर ये उम्र के साथ कम हो जाते हैं नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, उम्र के साथ ये कम नहीं होता है, बट कुछ लोग होते हैं जिनमें स्टार्टिंग से थ्रोम्बोसाइट्स कम होता है, स्टार्टिंग से ही। सो दे हैव टू बी स्लाइटली मोर केयरफुल। तो एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में प्लेटलेट्स तो बनते हैं, लेकिन ये जो क्लॉट बनाने के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए होते हैं वो आपके नहीं होते हैं। तो पर्सन सफरिंग विद हीमोफीलिया, ये टर्म तुम पढ़ोगे फ्यूचर में 12th में। जब किसी को हीमोफीलिया होता है तो उसमें होता है कि उसको कट लग गया तो उसकी ब्लीडिंग इतनी होती है कि उसकी डेथ हो सकती है वहां पे। सो दैट इज हैपनिंग बिकॉज कुछ क्लॉटिंग फैक्टर आपके नहीं है आपके पास। ठीक है। तो याद रखना, यू नीड टू हैव थ्रोम्बोसाइट्स एंड यू आल्सो नीड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ताकि आपका ब्लड क्लॉटिंग सक्सेसफुली हमेशा हो, राइट। और एल्स इट ऑलवेज बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। किसी को कट लग गया, आप जंगल में कट लग गया, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है। आपके प्लेटलेट्स कुछ ऐसे दिख जाते हैं, ये जो आपके सामने प्लेटलेट्स, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रेल है आपके यहाँ पे, कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा आपका प्लेटलेट, अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपके स्कूल के माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना मत। नाउ थ्रोम्बोसाइट्स जो आपके होते हैं वो बनते किसमें से? दे आर फॉर्म फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स, दे आर फॉर्म फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स। तो आपके कुछ यहाँ पे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स।
ये आपको मिलेंगे बोन मैरो के अंदर, दे आर फाउंड इन द बोन मैरो, ठीक है। सो बोन मैरो में आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स, और उसके अंदर से ही मेरा बनता है यहाँ पे मेरा थ्रोम्बोसाइट्स, तो इतना याद रख लेना। देन यहाँ पे अमाउंट क्या हुआ है, यू हैव 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक, थोड़ा अमाउंट मैंने कम बताया था, इतने रहते हैं आपके यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स। दिस इज द अमाउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट यू गेट पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये इन्वॉल्व होते हैं आपके यहाँ पे इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ योर ब्लड, उसके अंदर इन्होंने इन्वॉल्व होना है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, और याद रखना अगर ये नहीं हुए देन इट कैन लीड टू अ सीवियर कंडीशन जहाँ पे ब्लीडिंग आपकी ज्यादा होती रहेगी, अगर ये नहीं हुए तो। सो थ्रोम्बोसाइट्स का होना आपके बॉडी में जरूरी है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा यहाँ पे जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, दैट इज माय हीमोफीलिया। ये वो कंडीशन है दैट द ब्लीडिंग वोंट स्टॉप। इन दिस कंडीशन bleeding does not stop. Bleeding does not stop क्योंकि आपके पास कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो क्लॉटिंग जब हम पढ़ेंगे ना, ब्लड क्लॉटिंग, तब मैं आपको इस बारे में थोड़ा और बताऊंगा। सो फिलहाल आपको इतना याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माय थ्रोम्बोसाइट्स। तो क्या आपको थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पे सबको समझ आ रहे हैं? यस सर। राइट, सो दीज आर गोइंग टू बी थ्रोम्बोसाइट्स, और इनका ये काम यहाँ पे होता है, इधर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, और व्हाट यू कॉल इज द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज समथिंग डन बाय माय थ्रोम्बोसाइट्स ओवर हियर। तो आपने यहाँ पे आपके सारे के सारे ब्लड सेल आपने देख लिए, सारे के सारे आपने सेल देख लिए प्लाज्मा के, राइट। नाउ लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एंड देन वी कैन सी द नेक्स्ट टॉपिक। सो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इओसिनोफिल जो ए यहाँ पे है, राइट, ये आपका किसके साथ मैच करेगा? यहाँ पे इओसिनोफिल मेरा यहाँ पे किसके साथ मैच कर सकते हैं यहाँ पे? अच्छा एक काम करते हैं, सिंपल वाला लेते हैं हम लोग यहाँ पे, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल मेरा किसके साथ मैच करेगा सामने? फेगोसाइटोसिस के साथ, ठीक है। तो सी के साथ मेरा 2 लग गया। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मेरा किसके साथ मैच करता है यहाँ पे? सोचो थोड़ा, क्या बोला था हमने लिम्फोसाइट के बारे में? इसमें टी सेल और बी सेल होते हैं। हाँ राइट, लिम्फोसाइट के अंदर आपके टी सेल बी सेल मिलेंगे और वो काफी स्ट्रांगली इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये मेरा आएगा इसके साथ, राइट। सो मेरा सी आ रहा है 2 के साथ, डी आ रहा है 1 के साथ। तो देख लो यहाँ पे सी मेरा आ रहा है 2 के साथ, डी मेरा आ रहा है 1 के साथ। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन ए ही मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। बाकी भी हम मैच कर लेते हैं। बेजोफिल जो आपके यहाँ पे है वो तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे रिलीज करता है आपका हिस्टामाइन, तो ये आपका आ जाएगा 4 के साथ। और जो इओसिनोफिल आपके यहाँ पे है, इन्होंने इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया हुआ इन लोगों ने कि इओसिनोफिल यहाँ पे रिलीज करे आपका हिस्टामाइनेज। देखो ये हिस्टामाइन नहीं है, ये हिस्टामाइनेज है। दिस इज योर हिस्टामाइनेज। अब ये जनरली बुक्स के अंदर मेंशन नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक तो वो लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर, लेकिन आप देख सकते हो कि बाकी तीन आपको मालूम हो तो आप वैसे भी आपका आंसर आ जाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी हिस्टामाइनेज एंड रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स। हिस्टामाइनेज इज नॉट इक्वल टू हिस्टामाइन, याद रखना। हिस्टामाइन इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ एंजाइम जो हिस्टामाइन को तोड़ेगा। सो दैट्स नॉट अ हिस्टामाइन, ठीक है। सो 1 का ऑप्शन आएगा यहाँ पे ए। नाउ सेकंड तो बड़ा ही इजी है बेटा, सेकंड तो कुछ ज्यादा इजी है। यहाँ पे फाइब्रिनोजन मेरा किसके साथ मैच करेगा? यहाँ पे सामने ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ग्लोबुलिन किसके साथ मैच करेगा? यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल सही, डिफेंस मैकेनिज्म। और एल्ब्यूमिन मेरा किसके साथ मैच करेगा? तो ए के साथ मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका 2 आ रहा है। सो ए के साथ मेरा यहाँ पे 2 नीचे आ रहा है, बी के साथ मेरा 3 भी यहाँ पे नीचे आ रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे आ जाता है सही आंसर। दिस गोइंग टू बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। आफ्टर दिस ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि एडल्ट आरबीसी पूछा किन लोगों ने, देखो ध्यान से। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड, दैट मींस उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। Which of the following statement are most appropriate explanation for this feature? पूछा उन्होंने आपको ये कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है कि दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये स्टेटमेंट सही है,
ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है कि आरबीसी जब बन जाता है ना उसके बाद वो वापस से डिवाइड नहीं करता, उसके बाद उसकी सिर्फ डेथ होगी। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ गुड अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, राइट। सेकंड आपके यहाँ पे दे आर सोमैटिक सेल, ये चीज आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रही कि न्यूक्लियस वहां पे क्यों नहीं है। तो याद रखना दे आर सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है, तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि उसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं है। स्टेटमेंट 3 आप यहाँ पे देखो, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, इसका मतलब ये होता है कि आरबीसी के अंदर कोई भी आपका ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक पार्ट आपका रन नहीं करता। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। आपके पास न्यूक्लियस नहीं है ताकि आप वहां पे हीमोग्लोबिन को आप रख सको, राइट। और आपको वहां पे कोई भी मेटाबॉलिज्म आपको वहां पे नहीं करना, इसलिए आपके पास वहां पे न्यूक्लियस नहीं है। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड फोर्थ वन इज ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये भी सही है। स्टेटमेंट 4 भी आपको यहाँ पे सही है। So all these statements over here are going to be true, and that's why I can say your 1, 3 and 4 are going to be a true statement which explains कि आपका RBC enucleated यहाँ पे क्यों है। Why RBC is going to be having no nucleus in them, because they don't reproduce, they are going to be having, they do not metabolize, and they will be having all the space available for your oxygen transport. So this is what you will get to see in this, ठीक है। Then question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे। नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ये आप चैट में आंसर कर दो फटाफट। आपका कौन सा ब्लड सेल होगा जो अगर कम हुआ तो आपका क्लॉटिंग डिसऑर्डर आपको हो सकता है। दैट मींस आपका ब्लड लॉस आपका हद से ज्यादा यहाँ पे होगा, यू विल हैव एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस एंड यू विल फाइंड की ब्लीडिंग होके आपका बॉडी से सारा खून निकल जाएगा। तो कौन से सेल्स यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। मुझे यहाँ पे आपके आंसर्स मिल रहे हैं and majority of you are going to be right. This is going to be your option D. Majority क्या सभी लोग सही है, that's my thrombocytes. Then serum differs from blood in what? Serum differs from blood in what? क्या इसके अंदर नहीं होता, बताइए आंसर चैट के अंदर। हाँ जी चैट के अंदर आपके आंसर आ रहे हैं and they are all going to be very good. They are all my right answers. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। They are going to be lacking the clotting factor. They will all lack the clotting factor. So that's going to be a right answer. ठीक है। Which of the following human organ is often called as a graveyard of RBC? ये अनम्यूट करके बता दो मुझे, कौन सा ऑर्गन को हम कहते हैं यहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ RBC? राइट, आपका स्प्लीन होता है आपका यहाँ पे एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ योर RBC, जहाँ पे RBC की डेथ होती है, ठीक है। Which of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन आपका इन्वॉल्व होता है इन द ब्लड कोएगुलेशन के अंदर? ABCD, अनमोल दैट्स राइट, पारुल दैट्स राइट, निकिता, तमन्ना, सपना, प्रीति, दिव्या, रजत, उर्मिला, राइट, दैट्स ऑल ऑफ यू, श्वेता, राइट, दैट्स ट्रू। आपका जो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से कोएगुलेशन आपके यहाँ पे होता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फाइब्रिनोजन। याद रखना, भूलना मत, फाइब्रिनोजन का भी काम वही होता है, आपके ब्लड क्लॉटिंग को करना। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है देन फाइब्रिनोजन इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। सो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज समथिंग जो आपका होगा यूजिंग द फाइब्रिनोजन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, देन यू शुड बी एबल टू आंसर देम, ठीक है। ध्यान से करो, अनम्यूट करके आंसर अपने आप को। द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल कौन से होंगे? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फॉर द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल? बताइए अनम्यूट करके मुझे इसका आंसर। lymphocytes and macrophages। ABCD बोल दो यार तुम लोग, ABCD बोलो, कौन सा सही आंसर होगा? B। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। योर न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, हमने बात किया था बेटा, न्यूट्रोफिल्स जो आपके होते हैं दे कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस, हमने बताया था आपको। एंड सिमिलरली आपके जो मोनोसाइट्स होते हैं दे आल्सो कैरी आउट योर फैगोसाइटोसिस, दे आल्सो कैरी आउट योर फैगोसाइटोसिस। सो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स कैरी आउट योर फैगोसाइटोसिस, और इसलिए ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही हो जाता है। आप लोग क्यों ऑप्शन डी कह रहे हो? लिम्फोसाइट्स नहीं करते फैगोसाइटोसिस, राइट, मैक्रोफेज करता है लेकिन लिम्फोसाइट्स नहीं करते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना यहाँ, ये सही है लेकिन ये तो गलत हो गया ना यहाँ पे। ऑप्शन सी के अंदर न्यूट्रोफिल्स है और इओसिनोफिल्स है, ये इसने थोड़ी करना इन्होंने, दे डोंट कैरी आउट फैगोसाइटोसिस, और ऊपर था तो वैसे ही गलत है। सो ऑप्शन
क्वेश्चन 18 के अंदर यू विल हैव ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, राइट। देन दीज आर द क्वेश्चन यू हैव डन। इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपके यहाँ पे होगा वो आपका होगा इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड ग्रुपिंग। सो नाउ विल अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड ग्रुपिंग। सो लेट मी जस्ट सी इन द चैट। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हम करेंगे हमारा ब्लड ग्रुपिंग। सो जब भी आप बात करते हो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में कि आपका ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है, सो यू नो कि आपका ब्लड ग्रुपिंग आपके यहाँ पे 4 होता है। यू हैव योर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। यू हैव योर ए, फिर आपके पास होता है आपका बी, देन यू हैव अ ए बी, एंड देन यू हैव अ ओ। तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपको आपके ह्यूमंस के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब ये डिटरमाइन कैसा होता है वो देख लेते हैं। समझो आपके पास है यहाँ पे आरबीसी। अगर इस आरबीसी के ऊपर मेरा ए वाला एंटीजन है, इफ आरबीसी हैज ए एंटीजन ऑन इट्स सरफेस, देन दैट्स माय ए ब्लड ग्रुप। सिंपल सी बात है, दैट इज गोइंग टू बी माय ए ब्लड ग्रुप। नाउ इफ आई हैव अ आरबीसी जिसके ऊपर जो एंटीजन है वो आपका बी है, तो 2-3 आरबीसी में पहले बता देता हूँ यहाँ पे। So assume that these are the RBCs over here, right? अगर मेरे आरबीसी के ऊपर देखो, उसके अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मुझे एक एंटीजन दिखता है और वो एंटीजन है मेरा यहाँ पे एंटीजन बी, देन आई विल से कि ये जो ब्लड ग्रुप है आपका, ये है आपका बी ब्लड ग्रुप। अगर मुझे दिखता है कि मेरे आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन है ए एंड बी, देन आई विल से कि ये जो मेरा ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, ये है मेरा ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर मेरे आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं दिखता, अगर मेरे आरबीसी के ऊपर अगर मुझे कोई भी एंटीजन नहीं दिखता, देन आई विल से कि ये जो मेरा ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, दैट्स माय ओ ब्लड ग्रुप। ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप, राइट। तो ये है मेरा ए ब्लड, ये हो जाता है मेरा बी ब्लड ग्रुप, एंड दिस बिकम्स माय ए बी ब्लड ग्रुप। तो आपको याद भी रखना है कि आपके एंटीजन डिटरमाइन करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और ये एंटीजन आपको सिर्फ मिलेंगे आपके आरबीसी के ऊपर। ये आपको ना ही डब्ल्यूबीसी के ऊपर मिलेंगे, ना ही कहीं और मिलेंगे। सो दे विल बी ओनली सीन ऑन द आरबीसी, राइट। तो आपको ये 4 बेसिकली आपके 2 एंटीजन आपके यहाँ पे होते हैं, ए एंड बी। कई बार क्या होता है आपके पास दोनों होते हैं, ए एंड बी आपके पास दोनों होते हैं। देन यू विल से कि यार द पर्सन इज गोइंग टू बी हैविंग द ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है, देन यू विल से द पर्सन इज हैविंग द ओ ब्लड ग्रुप। काफी लोगों का ओ ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए मिल जाता है, और आई वुड से ओ ब्लड ग्रुप इज वेरी कॉमन इन द पॉपुलेशन, जिसमें आपको ना ही ए मिल रहा है ना ही बी आपको एंटीजन आपको सेल सरफेस के ऊपर आपको मिलेगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे इतना रखना है कि ये एंटीजन डिटरमाइन करता है आपका ब्लड ग्रुपिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है सुन के। अज्यूम करते हैं, एक स्टोरी यहाँ पे सुनो। अज्यूम करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर आपका टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आ गया, राइट। आपके बॉडी के अंदर टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आ गया, राइट। तो टाइफाइड वाला जो मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे, इसको मैं नाम देता हूं एज अ सेली, क्योंकि उसका नाम होता है सैल्मोनेला, तो मैं उसे नाम दे रहा हूँ सेली यहाँ पे। अब जब ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, इसको मारने के लिए कई सारी एंटीबॉडीज बनाना चालू करेगी। कई सारी एंटीबॉडीज इसको स्पेसिफिकली मारने के लिए बनाना चालू करेंगी। तो ये जो एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर बनाई जाएंगी, इनको मैं कहता हूं एंटीबॉडी फॉर सेली। दे आर द एंटीबॉडीज फॉर माय सेली। तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये दौड़ दौड़ के जाएंगी और इसको खत्म कर देगी, इसको जाके वो न्यूट्रलाइज कर देगी। इनका यही काम होता है और यही इन्होंने आके करना है। एंटीबॉडीज आएंगी एंड दे विल किल दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया। लेकिन वही टाइम पे अगर आपके बॉडी के अंदर समझो निमोनिया वाला बैक्टीरिया भी आ जाता है, समझो अगर आपके बॉडी के अंदर निमोनिया वाला बैक्टीरिया भी आ जाता है, तो इसको मैं नाम देता हूं यहाँ पे नीमो। शॉर्ट में इसे हम नाम देता हूं नीमो। अगर ये वाला बैक्टीरिया भी आपके बॉडी के अंदर आ जाता है, देन ये जो एंटीबॉडीज है ये इसको जाके नहीं मारेंगी। ये बोलेंगे कि ये हमारा काम नहीं है, हम इसको जाके नहीं मार सकते, हमारा काम है सिर्फ आपके सैल्मोनेला वाले बैक्टीरिया को मारने का। सो दे वोंट कम एंड किल देम। इनके लिए अलग से एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी, ठीक है। इनके लिए, निमो के लिए हम अलग से एंटीबॉडीज बनाएंगे जो जाके उसे खत्म करेंगे। तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है, ये स्टोरी बताने का रीजन आपको ये है, हमेशा याद रखना कि एंटीबॉडीज
एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक, एंटीबॉडीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्पेसिफिक। इसका मतलब ये होता है कि एंटीबॉडी जो बनी है मेरे एक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, वो उसी बैक्टीरिया को जाके खत्म करेंगी, वो किसी और को जाके मारेंगे नहीं। सो इसलिए हम कहते हैं दैट एंटीबॉडीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक। इनको मालूम होता है कि इनको किसको जाके किल करना है, उसी दौरान कोई अगर और आता है तो उसको जाके वो लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, दे आर गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द एंटीजन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंटीबॉडीज ए बी आर गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक, दे आर गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द एंटीजन। एंटीजन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एज अ एजी, या नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका एंटीजन। क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सबको Yes, ये वाला पार्ट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? रिपीट करना है ये वाला पार्ट, यस यस सर। सर। यस सर। रिपीट करने के लिए यस करो ना आप लोग। नो सर। नो अच्छा सर। ठीक है, यस के लिए समझने के लिए यस करो, ठीक है, ऑलराइट। तो याद रखना, अगर आपकी एंटीबॉडीज बहुत होती है स्पेसिफिक, तो आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आपके बॉडी में है एंटीबॉडी एंड दिस एंटीबॉडी इज फॉर माय एंटीजन ए, ये मेरी एंटीबॉडी है फॉर योर एंटीजन ए के लिए। सो ये मेरी एंटीबॉडी है फॉर द एंटीजन ए। तो ये जो मेरी एंटीबॉडी यहाँ पे होगी, जिसको मैं यहाँ पे ए भी लिखूंगा हमेशा फॉर द एंटीबॉडी, ये मेरी एंटीबॉडी किसके लिए है? फॉर द एंटीजन ए के लिए। तो ये हमेशा जाके एंटीजन ए को ही टारगेट करेंगी, ये जाके एंटीजन ए को टारगेट कर सकती हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे आरबीसी है और अगर उस आरबीसी के ऊपर मेरा है एंटीजन ए, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? ये एंटीबॉडीज दौड़ दौड़ के जाएंगे और इस आरबीसी के ऊपर करेंगे अटैक, और अगर ये आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या होगा? आरबीसी की डेथ हो जाएगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए आपके बॉडी के अंदर। तो इसलिए आपकी बॉडी क्या करती है, व्हाट योर बॉडी इज गोइंग टू डू ओवर हियर इज, आपकी बॉडी क्या करेगी कि समझो आपका ब्लड ग्रुप है आपका ए, अज्यूम करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे है आपका, या ए नहीं बी लेते हैं, लेट्स से आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपका बी। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, देन आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो होगी ए के लिए। आपके बॉडी में या आपके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी रहेगी यहाँ पे, दैट एंटीबॉडी विल बी फॉर माय एंटीजन ए, ये मेरे एंटीजन ए के लिए होगी। अब इसका फायदा क्या होता है कि आपने एंटीबॉडी रखी है ए वाले के लिए? इसका फायदा ये होता है कि ये कभी भी जाके इसको मारेगा नहीं, क्योंकि ये जो मेरा एंटीबॉडी है इसका काम होता है एंटीजन ए को मारना, इसका काम नहीं है एंटीजन बी को जाके मारने का। तो आपका जब आरबीसी के ऊपर आपका बी एंटीजन लगा हुआ होता है, देन वो टाइम पे याद रखना दैट यू विल हैव, आपकी जो एंटीबॉडी यहाँ पे होगी, दैट एंटीबॉडी इज गोइंग टू बी फॉर योर एंटीजन ए। ठीक है, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे आप में से बताओ, दिव्यांशी आप मुझे बताओ कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? सर मुझे नहीं है पता। ठीक है, महक आपको मालूम है आपका ब्लड ग्रुप क्या है? सर ए पॉजिटिव। ठीक है, तो महक का आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ए पॉजिटिव। लेट्स से दैट मींस उनका जो आरबीसी यहाँ पे है, उसका हम पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में देखेंगे, उसके ऊपर आपका यहाँ पे है ए वाला एंटीजन, महक के आरबीसी के ऊपर ए वाला एंटीजन यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसके ब्लड के अंदर आप ए वाला एंटीबॉडी नहीं रख सकते हैं, तो उसके ब्लड के अंदर जो यहाँ पे जो एंटीबॉडी आपको मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर बी वाला। सो एंटीबॉडी जो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे द एंटीबॉडी विच विल गेट टू सी ओवर हियर इज द एंटीबॉडी फॉर योर बी वाला एंटीजन के लिए, ताकि ये कभी जाके उसे मारे ना, ताकि ये कभी भी जाके उसके सामने जाके रिएक्ट ना करे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो भी आपको एंटीजन मिल रहा है आरबीसी के ऊपर, उसका सेम टू सेम एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगा, एंटीबॉडी आपके यहाँ पे डिफरेंट होगा। सो जब मैं ए बी लिख रहा हूँ, दैट्स एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी हियर इज गोइंग टू बी योर एंटीबॉडी बी, और ये कभी भी जाके आरबीसी को खत्म करेगा नहीं, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि बी वाला एंटीजन को खत्म करना, नॉट द ए वाला एंटीजन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अगर सर ये कैसे खत्म होगा एंटीजन? बोलो बेटा बोलो। सर ये जो आरबीसी पर है ए एंटीजन, ये कैसे खत्म होगा फिर? ये इसे खत्म करना ही है ना हमें। ये तो आपका इसी जो एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर है ना, इसे हमें खत्म नहीं करना, ये हमें डैमेज नहीं कर रहा। ये एक प्रोटीन है जो आपके आरबीसी के ऊपर लगा हुआ है, और इसको आपको निकालना नहीं है। ये कोई एक बाहर से कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, ये आपके बॉडी में पहले से ही है, राइट? तो इसको हमें खत्म नहीं करना, ये आपको एक यूनिक आइडेंटिटी आपको देता है। ठीक है, यस याद रखनी चीज। सो यू डोंट हैव टू किल दिस थिंग, राइट? और ये एंटीबॉडी का भी काम
होना नहीं चाहिए कि उसे जाके किल करे। ओके हाँ, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास एक आरबीसी है, आपके पास आरबीसी जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब ये आपका होगा ओ ब्लड ग्रुप, ना ए है ना बी है, तो इसके अंदर आपको दोनों एंटीबॉडीज आपको मिल जाएंगी। तो आपके ब्लड के अंदर यू विल हैव एंटीबॉडी फॉर ए, यू विल हैव एंटीबॉडी फॉर ए as well as you will also have the antibody for your B. You have an antibody for your B as well. ये आपको इस तरीके से देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो एंटीबॉडी मिली आपको दोनों के लिए आपके यहाँ मिल गया, राइट। कभी नोटिस करना, आपने एक चीज पढ़ा था, समथिंग नोन एज योर ओ ब्लड ग्रुप जो आपके यहाँ पे होता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर यूनिवर्सल डोनर। आपका ओ ब्लड ग्रुप हमेशा रहता है आपका एज अ यूनिवर्सल डोनर। वो इसलिए होता है यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर क्योंकि आपका अगर ओ ब्लड ग्रुप में आपके अंदर देता हूं, देन उसके ऊपर तो कोई एंटीजन है नहीं, तो उसके साथ कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर या ऐसे आरबीसी के ऊपर कोई भी मेरा एंटीजन यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं इसे किसी को भी दूंगा तो वहां पे कोई रिएक्शन वहां पे नहीं होगा, कोई रिएक्शन या कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगी। सो याद रखना, दैट्स व्हाई ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज योर यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप आपका हमेशा कहा जाता है एज अ यूनिवर्सल डोनर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो याद रखना, एक चीज समझो यहाँ पे आप कि जब आपको किसी को ब्लड चढ़ाना होता है तो आपका ब्लड टेस्ट कराना बड़ा जरूरी है। अगर आपने गलत ब्लड चढ़ा दिया, समझो किसी के अंदर ए ब्लड ग्रुप है और आपने उसे बी अगर दे दिया, देन आपको आ जाएगी प्रॉब्लम ये आएगी कि उसके जो एंटीजन्स होंगे वो आपके ब्लड ग्रुप को मारना चालू करेंगे और उस वजह से आपके बॉडी के अंदर क्लॉट बनना चालू हो जाएगा एंड दैट पर्सन कैन डाई इमीडिएटली। तो इसलिए जब भी आप ब्लड चढ़ाते हो, जब भी आपका एक डॉक्टर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करता है, द पर्सन हैज टू गो फॉर अ ब्लड चेकअप कि ब्लड का क्या है आइडेंटिटी, वहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप है वहां पे, एंड देन यू कैन गो फॉर द डोनेशन, देन यू कैन गो फॉर लाइक ब्लड डोनेशन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि अगर आपने गलत सा अगर ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया, इट वोंट इवन टेक 10-15 मिनट, समटाइम 10-15 मिनट के अंदर आपका वहां पे क्लॉट बन जाएगा फटाफट बॉडी के अंदर and the person will collapse to death, right? So that does happen. इसलिए ये blood check कराना before transfusion is very 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 important. ठीक है, आप सोच सकते हो कि यार किसी का अगर बी ब्लड ग्रुप है, मैंने उसे ए अगर दे दिया, देन उसके एंटीजन से तो इसको मार ही देना है, आरबीसी को मारना तो है ही, ऊपर से वहां पे क्लॉट क्रिएट कर देना है, वहां पे पूरा जाम कर देगा वहां पे ब्लड वेसल्स को, and that becomes a fatal condition. So that's why this is something you have to understand. तो I hope this is something which is clear to all of you यहाँ तक, ठीक है? Yes, sir. ना क्या ना, हमें इसको थोड़ा और समझना है, जो हम अगले क्लास में समझेंगे इसे और थोड़ा डिटेल के अंदर। फिलहाल आप इतना इसे याद रख लो, वॉट एवर थिंग यू हैव डन फिलहाल के लिए इतना इसे याद रख लो, इसको हम और थोड़ा डिटेल में अगले क्लास के अंदर समझेंगे, राइट? सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल शेयरिंग विद यू सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द ग्रुप। कुछ असाइनमेंट आपके शेयर करूंगा इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड, सो प्लीज अपना टाइम निकाल के उसे सॉल्व करिएगा, so that you can get an idea that what kind of question they are going to ask you, right? अगर आपके पास फिलहाल कोई क्वेश्चन है, then please go ahead and ask your questions. If you have any questions over here, then please अपने questions आप पूछ सकते हैं।